जय हिंद दोस्तों, द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारा सीटेट की परीक्षा हो चुकी है उनमें ये आए हुए प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 8 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। वो आप सभी लोग हमारे ही चैनल का जो प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर आप सीरियल से उनको देख सकते हैं। और जो कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। और इसमें लगभग 22 शिफ्ट हुई थी। जो 2022 का दिसंबर में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुल 22 शिफ्ट हुई थी, जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक चला था। तो उसी की पूरी 22 शिफ्ट यानी 22 क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका स्किल से रिलेटेड है यानी मेजरमेंट से रिलेटेड। तो देखिए, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के जिले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छपा है जो इस प्रकार है। पैमाना है 1 सेंटीमीटर, जो है वो 110 मीटर के बराबर है। क्या पैमाना है कि जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर वो किसके बराबर है? वो 110 मीटर के बराबर है। किसके बराबर है? 110 मीटर के। ये पैमाना छपा हुआ है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पेटला बुर्ज की जो दूरी है वो 15.4 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच वास्तविक दूरी ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो दिया गया हम वो नोट करेंगे। हमको दिया गया है कि जो 1 सेंटीमीटर है, इसको नीचे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपका 110 मीटर के। लेकिन हमको किसकी वैल्यू चाहिए? हमको 15.4 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, यानी 15.4 सेंटीमीटर की हमको वैल्यू चाहिए। तो हम 110 में 15.4 से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई। और आंसर हमारा किस में आएगा? मीटर में, क्योंकि हमने इसको किस में बदल लिया है? मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या लगा है? डेसिमल, और यहाँ पर एक 0 है। तो जब हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 10। तो उस 10 से ये 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा क्या? 154 इंटू 11। क्या बचेगा? 154 इंटू 11। लेकिन ये अभी किस में है? मीटर में है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर में, क्योंकि हमारे जो भी आंसर हैं वो सभी किस में है? किलोमीटर में है। तो जब किलोमीटर में है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मीटर किस में बदल जाएगा? जो मीटर है हमारा ये किस में बदल जाएगा? जो मीटर है ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा हमारा किलोमीटर में। तो मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा? मीटर की जगह पे आ जाएगा किलोमीटर। अब मल्टीप्लाई करिए। 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11। 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 5 जा 55 और 55 में आप 4 ऐड करेंगे तो 59 आएगा। कितना आएगा? 59। बचेगा क्या? 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 5 16, यानी 1694 और डिवाइड बाई 1000। 1694 और डिवाइड बाई 1000। तो नीचे 3 0 हैं और पीछे से 3 अंक बाद क्या लगा देंगे? डेसिमल, यानी 1.694। 1.694। देख लीजिए क्या कहीं गलती हो गई है क्या? जो आंसर 11 4 जा 44, कैरी 5, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 1 जा 11 और 5 16 और 1000 से हम डिवाइड करेंगे। एक बार और चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो। 110 मल्टीप्लाई बाई 15.4, तो डेसिमल हट जाएगा और ये 0 हट जाएगा और ये वैल्यू हमारी मीटर में हो जाएगी। 1000 से डिवाइड करेंगे हम इसमें। किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे
तो जो इसका राइट आंसर आएगा, सही मैंने सॉल्व किया था, 1.694 ही आएगा। क्या आएगा? 1.694। कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारा एक आया था, वो आया था 1986 में। लेकिन हमें किसकी बात करनी है? हमको बात करनी है कि ऐसा कि वो सरकारी कानून बताना है कि जो कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता, ऐसा कौन सा कानून है? तो ये है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो 1972 यानी 1972 में आया था। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो चाहे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें या रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, और रामगंगा का ही नाम क्या है? हैली राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे पुराना नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा के, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब रूप ऐसी ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होगी, उसे कहेंगे हम नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा जो जिसका उपयोग अभी कुछ सीमित समय तक किया जाएगा, इसके बाद वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय ऊर्जा। तो देखिए, सौर ऊर्जा जब तक पृथ्वी है तब तक सौर ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा, सूर्य है तो ताप तो होगा ही। ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्रों के द्वारा प्राप्त, मतलब समुद्र से जो ज्वार उठते हैं उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये तीनों चीज़ें हमेशा रहने वाली हैं। लेकिन जो प्राकृतिक गैस है ये एक समय के बाद क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? तो देखिए, पहले हम जानते हैं मैपिंग के थ्रू, ये यहाँ कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे मैप बना देते हैं इंडिया का। ये दक्षिण भारत का मैप है, ये देखिए, ये अपना इंडिया है। ये वाला जो ये एरिया है यहाँ पर क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और इस वाले एरिया में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और नीचे साइड क्या है? नीचे यहाँ पे हिंद महासागर है। हमको बताना है कि कौन सा एरिया। देखो, लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप यहाँ पे है। कहाँ पर है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। इधर देखेंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है? ये अंडमान निकोबार। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश वगैरह के एरिया में इधर कौन सा देखने को मिलता है? पुदुचेरी। क्या देखने को मिलता है? पुदुचेरी। ठीक है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? दादर व नागर हवेली। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमसे पूछा गया था केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी के तट पर। तो बताइए, बंगाल की खाड़ी के तट पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? हमसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुदुचेरी, जो हमारा क्या है? एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ये कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राहुल को जुखाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह इस कारण है। पैपिल संवेदनशील नहीं है, स्वाद कलिकाएं सूजी हुई हैं, जुखाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है, और डी, उस जुखाम आपकी स्वाद कलिकाओं को शून्य कर देता है। ना तो डी होगा, ना ही बी होगा, ना ही ए होगा। जुखाम से उसकी सूंघने की जो अनुभूति है वो प्रभावित होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर
बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? क्या वह अक्टूबर माह की, अप्रैल माह, जुलाई माह या मई माह की बात करें? इसकी बात करें मई माह की अगर हम बात करें तो देखिए, एक मिनट। तो अगर हम बात कर रहे हैं वन्य जीव संरक्षण सप्ताह, तो जो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है ये 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में वन्य जीव सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 2 अक्टूबर से लेके और 8 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। और जो वन्य जीव सप्ताह है ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये 1957 से क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था मनाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान देने के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? तो देखिए, क्या राजेंद्र सिंह थे, क्या सुंदरलाल बहुगुणा थे, क्या मेघा पाटेकर थी या पांडुरंग हेगड़े थे? तो मेघा पाटेकर के बारे में आप जानते हैं, नर्मदा बचाओ, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सभी क्या है? पर्यावरण से संबंधित हैं। लेकिन हमको क्या बताना है कि जल संरक्षण से, तो राजेंद्र सिंह ये जल संरक्षण से संबंधित हैं और इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर है 9। अगला क्वेश्चन किस नंबर का है? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, मैचिंग करनी है हमको, मिलान करना है। थोड़ा सा इसके साइज को रिड्यूस कर देते हैं। तो मैचिंग करिए। असम, इस तरह स्थान दिया गया और घर दिए गए हैं। तो अब बताइए हमको असम के घर कैसे होते हैं? तो असम के घर के बारे में आपने बात की थी कि यहाँ बारिश बहुत होती है और जो घर हैं वो किसके? बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर हैं। इनकी जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं? इनकी छतें ढालू होती हैं। यानी इसका जो ए नंबर जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा? 5 से। लद्दाख की बात करें कि लद्दाख के घर कैसे होते हैं, तो लद्दाख के घर होते हैं, इनके घर पत्थर के बने, जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। यानी बी का फर्स्ट हो जाएगा। मनाली के घर की बात करें, पत्थर या लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढालू होती हैं। यानी अगर हम बात करें मनाली का तो मनाली बी हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो मिट्टी की मोटी दीवारों के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी हुई हैं, यानी डी का 3rd। तो मैचिंग मिलाइए, ए का 5th, बी का 1st, सी का 2nd और डी का 3rd। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही हमको दिख रहा, ए का 5th, बी का 1st, सी का 2nd और डी का 3rd। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा? तो देखिए, अगर हम जीभ को बनाएं तो हमारी जीभ कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे ही होती है ना। तो यहाँ पर जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? मीठा स्वाद। और इधर साइड कैसा स्वाद होता है? इधर स्वाद होता है नमकीन स्वाद। यहाँ पर कैसा स्वाद होता है? खट्टा होता है। और जबकि पीछे साइड की अगर हम बात करेंगे तो कड़वा। तो इसका जो सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले मीठा आएगा, फिर नमकीन आएगा, फिर खट्टा आएगा और 4th नंबर पे कौन आएगा? कड़वा। तो आप इसको अरेंज करिए। सबसे पहले मीठा, खट्टा तो होगा नहीं, यानी पहला तो गलत है। मीठा, फिर नमकीन, फिर खट्टा, फिर कड़वा। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 11, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति
जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, ऐसे जो विलुप्त होने की कगार पर है, इनके लिए एक संगठन काम करता है जिसका नाम है IUCN। क्या नाम है? IUCN। ये जितने भी जीव जंतु हैं इनसे संबंधित एक डाटा रखता है, और जो संकट उत्पन्न होता है, मतलब ऐसे जीव जंतु जिनकी कमी हो रही होती है, उनके लिए एक बुक बनाई गई है जिसे कहते हैं रेड डाटा बुक। तो IUCN के द्वारा कौन सी बुक लॉन्च की जाती है? रेड डाटा बुक, जिसमें जो संकट उत्पन्न जीव हैं उनसे लेकर क्या वो होती, पूरी रिपोर्ट इसमें होती है। तो आइए बात करते हैं, विलुप्त होने का खतरा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संकटापन्न प्रजातियां, यानी जो विलुप्त हो रही हैं वो प्रजातियां। क्वेश्चन नंबर 12, बृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है एवं यह कहीं और नहीं पाई जाती। ऐसी प्रजाति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं? क्या अन्य स्थानिक प्रजाति कहते हैं? क्या आक्रामक प्रजाति कहते हैं? क्या स्थानिक प्रजाति कहते हैं? या कीस्टोन प्रजाति कहते हैं? तो देखिए, बृहत गिलहरी की जो प्रजाति है ये पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है, यह कहीं और नहीं पाई जाती है। ऐसी प्रजाति को स्थानिक प्रजाति कहते हैं। जो प्रजाति कहीं और ना पाई जाए, वो एक ही स्थान में पाई जाए, उसे क्या कहेंगे? स्थानिक प्रजाति। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियां या टुकड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 4। आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताया करिए। ऐसे होता है क्या है कि आप लोग जब कमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने इसका जवाब दिया था, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी में गया, क्योंकि आम की भी कई प्रकार की किस्म आती है ना। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। तो देखिए, आम खरीदने जा रहे हैं। अब तो मान लीजिए ये टाइम जो चल रहा है ये किसका चल रहा है? बरसात का। तो अब आम का ही सीजन ही होता है लगभग ये। तो देखिए, अगर हम आम की बात करेंगे तो हापुस आम, नीलम आम, इलाहाबादी, सफ़ेदा दशहरी। सफ़ेदा दशहरी तो आपने भी नाम सुना होगा, ठीक है, और मान लीजिए नीलम भी सुना होगा, लेकिन इलाहाबादी और हापुस, तो हापुस तो मैंने नहीं सुना है, तो एलिमिनेट करते हैं। मान लीजिए हापुस नहीं होगा। अगला दशहरी बनारसी, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अल्फांसो आम, केसर आम, तोतापरी आम, नीलम आम, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होती है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जारवा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए, अगर हम भारत की बात करें, दक्षिण भारत में, तो ये ऐसे मैप है भारत का, और यहाँ पर क्या पाया जाता है? नदी द्वीप पाया जाता है, जिसे कहते हैं अंडमान निकोबार। तो इस अंडमान निकोबार में ही कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? जारवा, ओंग और सोमपेन। जारवा, ओंग और सोमपेन, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप यूपी टेट का एग्जाम देंगे उसमें भी पूछा जाता है, या कोई भी आप अदर स्टेट का एग्जाम देते हैं तो इसमें बहुत ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम, ओंग, सोमपेन और जारवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 16, विषय आवास से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हम कर रहे हैं। विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानिए। आवास से संबंधित कक्षा 5 के
छात्रों की एक दक्षता को पहचानना है, स्किल्ड को पहचानना है। ऑप्शन पे नजर डालिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, खेत से बाजार से घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बनाना। क्या बच्चा ये दक्षता इतनी इतनी उसके अंदर स्किल्ड होगी क्या? गलत। मानचित्रण की संकल्पना को तथा दो आयामों में से एक स्थान पर का चित्रण से संबंध करना। बिल्कुल सही। सी ऑप्शन, कच्चे माल से तैयार उत्पादन तक की यात्रा का वर्णन करना। गलत। इसके बाद वनों के संरक्षण हेतु विविध जन आंदोलन का वर्णन करना, ये भी गलत। यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे? पहला, पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र बनाएंगे। अरे चित्र क्यों बनाएंगे? बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो सभी जानवरों के चित्र बनाना सीख जाए। क्या ऐसा राइट आंसर होगा? कभी कभी नहीं होगा। अब यहाँ पर दूसरे में कह रहे हैं परिभाषाएं याद दिला देना। रट्टू टोटा बनाओगे क्या उसको? सी ऑप्शन की ओर अगर हम चलते हैं, खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्लू पॉइंट यही होते हैं, क्लू पॉइंट जो आपको पॉजिटिव सेंस से देते हैं। डी ऑप्शन, खाद्य स्वरूप पाए जाने वाले पौधों के भागों का टेस्ट लिखना, ये भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण अध्ययन में अवधारणा को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? पहला है अवधारणा की प्रकृति स्पष्ट करना, जीवंत अनुभवों की समृद्ध, या विद्यार्थी की अधिगम प्राथमिकता या वरीयता, या अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। तो देखिए कहा गया है पर्यावरण अध्ययन में अवधारणा को व्यक्त करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता या वरीयता, ये सबसे बेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है? जो समूह चर्चा आपस में करेंगे किस कारण से वो क्या है? उपयुक्त विधि है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास होता है। दूसरा है बच्चे भिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं। सी बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक। ऑप्शन नंबर सी बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक। और ऑप्शन नंबर डी विषयों के बीच में सीमाओं को तोड़ने में सहायक। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। पहला है सामुदायिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख कीजिए। दूसरा है स्थानांतरण विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। और तीसरा है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। या डी है स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए भिन्न औजार एवं सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान करनी है। वो दक्षता की पहचान कैसे होगी? जब हम स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर को क्या कर पाएंगे? स्पष्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में वृत्तांत का मतलब नैरेटिव्स जो होते हैं को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो। बिल्कुल सही बात है। मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, ये भी सही है। मूलभूत प्रत्ययों को
सीखने में आनंद मिले, ये भी सही है। छात्रों में संप्रेषण के कौशल का विकास करना, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से कथन संरचनात्मक आकलन की विशेषता का वर्णन करते हैं। पहला है, यह सब बच्चों को दिए जाने वाले औपचारिक परीक्षण हैं। दूसरा है, इसमें बच्चों को यह पता ही नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है। तीसरा, यह प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाला विवरण। चौथा, यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है। चौथा, यह बच्चों की गतिविधि के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। तो देखिए, पहला हम किसकी बात कर रहे हैं, संरचनात्मक आकलन की। किसकी बात कर रहे हैं, संरचनात्मक आकलन की। तो यह सब बच्चों को दिए जाने वाला औपचारिक परीक्षण है, बिल्कुल भी गलत। औपचारिक परीक्षण नहीं है। इसमें बच्चों को यह पता ही नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा, बिल्कुल सही। यह प्रगति पत्र के दर्ज किए जाने वाला विवरण है, ये भी सही है। यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है, ये भी सही है। यह बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है, डी भी सही। यानी बी सी डी और ई एकदम राइट आंसर होगा। बी सी डी ई किसमें है, बी सी डी ई, बी सी डी ई किसमें है, बी सी डी ई इसमें किसी में नहीं है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो बी सी डी और ई होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी सी डी और ई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, यह निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना, बिल्कुल सही बात है। यह सीखने के दौरान कि बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना, यह एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चे की उपलब्धि से, गलत। यह एक बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति से करना। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ए और डी किसमें है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठचर्या से सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सी है। ठीक है, कितनी थीमें बताई गई थी, 6 थीम। कौन कौन सी 6 थीम है, पहले उनको जान लेते हैं। देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहली है परिवार एवं मित्र। पहली थीम क्या है, परिवार एवं मित्र। दूसरी थीम क्या है, भोजन। तीसरी थीम क्या है, आवास। चौथी थीम क्या है, चौथी थीम जल। पांचवी थीम क्या है, यात्रा। और छठवीं थीम क्या है, चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। चीजें हम बनाते हैं और करते हैं, ये छठवीं थीम है। तो क्या होगी थीम, बताइए। पौधे, पशु, आश्रय या आवास, चीजें, हमारे चारों ओर परिवर्तन। क्या क्या इसका राइट आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी आवास। क्वेश्चन नंबर 25, ईवीएस पाठचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है, किसको सम्मिलित करता है, आश्रय को, कार्य और खेल को, जल को या जीवन को। तो किसको सम्मिलित करता है, कार्य और खेल को। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला रंग किया। क्या, आकाश को हरा और पेड़ को क्या कर दिया है, नीला, जस्ट उल्टा। उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए, सबिया से आकाश और पेड़ का चित्र देखने के लिए कहे और फिर उसे बनाने के लिए, गलत।
अरे बच्चा ने क्यों किया ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे ना कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया है, क्या कारण था कि उसने ऐसा किया। तो हम तो ये पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हम कहेंगे कि ये देखो और ऐसा बना के लाओ। दूसरा, सबिया को बताएं कि आकाश नीला और पेड़ हरे होते हैं। बताना नहीं है, उसको खुद दिखाना है। अगला ऑप्शन देखें, उसके चित्र की सराहना करें और पूछें कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया। बिल्कुल राइट आंसर। भाई उससे पूछे ना कि उसने इसका क्यों यूज़ किया है, वो भी तो अपने जो भी उसके मन में होगा, जो भी उसने अवलोकन किया होगा, वो जानने की तो कोशिश करेंगे हम। और डी ऑप्शन, सबिया ने बगीचे में ले जाएं और उसे आकाश और पेड़ देखने दें। तो सी इसका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार संगठित है। ऑप्शन ए, बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक। बी, व्यापक पर्यावरण से प्रारंभ होकर बच्चे के निकटस्थ परिवेश तक। या सी, स्व के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक। या डी, स्व के रूप में व्यापक संदर्भ से स्व के रूप में बालक तक। क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए। आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर दे सकते हैं। आप लोग कमेंट करके इसका क्या कर सकते हैं, राइट आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। तो देखिए, पहला है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है। तो पहला है बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक। ऑप्शन ए तो राइट है। और दूसरा है व्यापक पर्यावरण से प्रारंभ होकर बच्चे के निकटस्थ परिवेश तक। ये गलत हो जाएगा। सी क्या है, स्व के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर और स्व के रूप में व्यापक संदर्भ। यानी ए और सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं। क्वेश्चन तो छूट गया, चलिए छूट गया ये क्वेश्चन 28। सिर्फ ऑप्शन आपके सामने है। 29 की ओर बढ़ते हैं। अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा है था, लेकिन उसने अपने बड़े भाई पैसून के साथ वह कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। ऑप्शन पे ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर 1 है कि बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से विकसित हैं। गलत। बच्चे वयस्क के सहारे दिए गए इसके फोल्डिंग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं। बिल्कुल सही। इसके फोल्डिंग का मतलब ही होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल चला रहा है तो आप उसको पीछे से पकड़े हुए हैं, आप उसको सहारा दे रहे हैं तो वो चलाना सीख जाता है। तो ये होता है इसके फोल्डिंग, यानी बीच में ही उसको क्या कर देना, सहारा दे देना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है सीखने वाले के तत्काल परिवेश से, पड़ोस और समुदाय से, वैश्विक संदर्भ से या बड़े संदर्भ से। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर में ईवीएस पाठ्यक्रम इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि सीखने वाले के परिवेश से वो जुड़ा हो। मान लो अगर कोई बच्चा है उसको हम सिखाना चाहते हैं पर्यावरण, तो अगर उसके परिवेश से जुड़ा हुआ है तो उसको समझने में बेहद क्या होगी, आसानी होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये यही रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।